जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। हरिपाल, मनीषा यादव, पंकज कुमार, अक्षय, वारहदे, कंचन महतो, राज पाठक, अमोल कुंतल सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़नी शुरू की थी, उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ाएँगे। बहुत ध्यान से जो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण बताऊँ, उन चीज़ों को मार्क करते हुए चलना और जो भाई पीडीएफ बनाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण चीज़ों को मार्क कर दिया गया है। हालाँकि वो करते हैं और भी बहुत ध्यान से कर दिया करें, ठीक है? अच्छा, अभी शुरू करते हैं। आज प्यारे बच्चे हम लोग मैंने बताया था कहाँ से शुरू करेंगे? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे भैया जी वर्ल्ड ट्रेड का मतलब तो ये हुआ सभी देश आपस में व्यापार करते हैं। सभी देश आपस में व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में जो ये व्यापार होता है, तो उसके नियम बनाता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का इतिहास क्या है? दरअसल में इसका नाम प्यारे बच्चे 1947 में आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? आईटीओ नहीं आईटीयू। आईटीयू 1947 में इसका नाम आईटीयू इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ठीक है हुआ करता था। 1948 में जो आईटीयू था, इसको पता है आईटीयू क्यों लिख रखा है? क्योंकि इसको कई बार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है। तो आईटीयू को गार्ड कहा जाने लगा। गार्ड क्या था? गार्ड था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो आप लोगों को इतिहास में क्या चीज़ याद रखनी है कि डब्ल्यूटीओ बनने से पहले 1947 में आईटीयू था और 1948 में ये गेट हुआ, लेकिन डब्ल्यूएचओ कब हुआ फाइनली? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। ये लाइन हमारे काम की है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर पूछी जाती है। ठीक है? तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड क्या है? तो उरुग्वे में आपका देश मिले बहुत सारे डब्ल्यूटीओ को स्थापित करने के लिए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने खात्मे की तरफ था और ये देख रहे थे कि जो देश बर्बाद हो चुके हैं या देश जो विकास की तरफ है, उन देशों को कैसे उभार करके वापस पटरी पर लाया जाएगा। तो उरुग्वे में ये राउंड हुआ था 1946 से 1900 सॉरी 86 से 94 और इसकी समाप्ति के बाद माराकस माराकस स्थल पर हुई उरुग्वे, तो माराकस संधि हम कहते हैं। कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को। डेट क्या याद रख लेनी है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। ठीक है? सर हिस्ट्री की क्लास कितने दिन और चलेगी? बेटा 24 तक ही चलेंगी क्लासेस सारी, ठीक है? 24 तक। हिस्ट्री सबसे बड़ा उसका सिलेबस है ना, सबसे बड़ा, नहीं तो हम उसको खत्म कर देते पहले भी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में। ऐसे याद रख लेना भैया, व्यापार तो रिस्की होता है, बिज़नेस तो जान ले लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रियंका शर्मा जी बहुत ठीक उत्तर लिखते हुए। वेरी गुड मोनिका, गुड इवनिंग बच्चों। इसकी प्रमुख कौन है? नागाजी ओकांजा इवेला। क्या बोलोगे? नागाजी ओकांजा इवेला इसकी चीफ है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये पहली महिला और साथ में अफ्रीकी भी हुई है। यानी अफ्रीकन तो है ही ये चीफ बनने वाली, महिला भी पहली है। तो इसी बार एसएससी सीजीएल आपका प्यारे बच्चे जो 2022 हुआ, उसी में क्वेश्चन पूछा गया, नाकोजी ओकांजा इवेला किस देश की हैं? तो क्या बोलोगे? ये भैया अफ्रीका के देश नाइजीरिया की हैं। क्या बोलोगे? नाइजीरिया की हैं आपकी नागाजी ओकांजा इवेला। कुल सदस्य कितने हैं डब्ल्यूटीओ में? 164 हैं और 164वां है अफगानिस्तान। ये काउंट नहीं करेंगे इसमें। 23 हैं इसमें पर्यवेक्षक देश, जिनको हम ऑब्जर्वर कंट्रीज का भैया जी क्या काम होता है? तो ये सब देश तो आपस में संधि किए हुए हैं, ट्रीटी साइन कर रखी है। 23 पर्यवेक्षक देश हैं अलग से, जिनके साथ ही अपने व्यापार के संबंध अच्छे बना करके रखते हैं। वो इनकी मदद करते हैं, गाइड करते हैं, कई बार पैसे से मदद करते हैं। तो वही ऑब्जर्वर कंट्री होती है। ऑब्जर्वर कंट्री कभी मेन कंट्रीज में काउंट नहीं होंगी। कभी भी आपसे पूछेगा डब्ल्यूटीओ में सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे 164। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे चले, नेक्स्ट। अगला आता है यूरोपियन यूनियन। नाम से ही आपको पता चलता है प्यारे बच्चे, यूरोपीय देशों का एक समूह है। इसका यूरोपीय देशों का एक समूह है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को रोम में ट्रीटी हुई, रोम संधि से इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश प्यारे बच्चे इसमें कितने हैं? 27 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। पहले ये 28 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन ने क्या कर दिया? यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, इसको छोड़ करके चला गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है? आगे याद रखेंगे। यूरो का चलन, यूरो का चलन कब से हुआ? 1 जनवरी 2002 से। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो भैया यूरो क्या है? तो प्यारे बच्चे हिंदुस्तान की अपनी करेंसी है रुपीज, यूरोप की अपनी करेंसी है। ठीक है? कौन सी? यूरो। जैसे यूएस की डॉलर है, ब्रिटेन की पाउंड है, जापान की येन है, चाइना की रेनमिनबी है, दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। ऐसे ही जैसे रूस की रूबल है। तो यूरोपियन यूनियन के देशों ने बोला हम अपनी एक करेंसी बना लेते हैं, उसको यूरोपियन यूनियन का नाम इन्होंने दिया। तो कितने देश हैं? ये 27 है। और कितने देश यूरो अपनाते हैं? पहले इनकी संख्या 19 हुआ करती थी, लेकिन अभी 20वां देश क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया भी क्या करेगा? यूरो को अपनाएगा। 1 जनवरी 2023 से इसने भी क्या बोला कि मैं अब यूरो अपनाऊंगा। और इनकी अपनी मुद्रा थी क्या? क्रोएशियन कुना, वो मुद्रा अब बंद हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को एसएससी हमेशा पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोएशिया की मुद्रा पहले क्या थी? तो क्रोएशिया की मुद्रा पहले क्या थी प्यारे बच्चे? तो क्रोएशिया की मुद्रा पहले थी क्रोएशियन कुना। क्रोएशियन कुना थी मुद्रा। ठीक है? कोई दिक्कत? ब्रिटेन 2020 में, अभी मैंने बोला ना पहले कितने देश थे? अभी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बोले एक बार, पहले कितने देश थे? पहले 28 थे। तो ये ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन बाहर चला गया। 2015 की घटना है, आर्थिक मंदी दुनिया में आई तो विश्लेषकों ने कहा कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। ब्रिटेन ने बोला, लेकिन वहां पर एक राय ये भी थी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अगर बाहर होता है तो ब्रिटेन बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन वहाँ की सरकार चाहती थी कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पर प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, जनमत संग्रह कराया गया। लोगों से वोटिंग कराई गई और लोगों ने क्या बोलेंगे, बहुमत से कहा कि हमको यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए अगर सरकार चाहती है। तो क्या कहेंगे, 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हटना, जो ये बाहर हुआ यूरोपियन, इसी को हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। ब्रिटेन, BR फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन, और एग्जिट, किससे एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। EU को 2012 का शांति का नोबेल मिला है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आप करंट अफेयर्स में पढ़ चुके होंगे, उर्सुला वान डेर लेयन है। उर्सुला वान डेर लेयन, ये कौन है, इसके वर्तमान में चीफ है। तो दिक्कत, चलो भाई। सर रुपया और कहाँ चलता है, रुपया भैया मुख्य रूप से तो भारत में, लेकिन अगर हम बात करें भारत के कई पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में रुपया चलता है, श्रीलंका में रुपया चलता है, मालदीव में रुपया चलता है। रुपया ऐसे चलता है कई देशों में और भी, ठीक है। ऋषभ सिंह अभी नहीं प्यारे बच्चे, कुछ समय के बाद, शायद उसमें 1 साल लग जाए, 1 या 2 साल लगे। नाटो, अच्छा आप एक बार बोलेंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध आप जानते हैं, यस और नो। तो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध क्या था, क्यों ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर लगते हैं रूस से और यूक्रेन शामिल होना चाहता था नाटो में। अच्छा नाटो में तो शामिल होना चाहता था भैया, तो रूस को क्या दिक्कत थी, क्योंकि रूस को दिक्कत ये थी कि नाटो में अगर उसका पड़ोसी देश शामिल हो गया तो उसकी सीमाओं पर नाटो की फोर्स आ जाएंगी, क्योंकि नाटो के देश कहते हैं कि हम में से किसी एक देश पर हुआ हमला नाटो के बाकी देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। नाटो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक, क्या बोलोगे, ट्रीटी, TRA ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है प्यारे बच्चे 4 अप्रैल 1949 को, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 12 थे शुरुआत में। ऐसी चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन स्थापना क्या है इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य कितने हैं, 30 हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 30वां सदस्य कौन है इसका, मैसिडोनिया है। पहले जब 29 थे तो 29वां खूब पूछा जाता था, अभी 30 सदस्य तो 30वां सदस्य पूछा जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। भैया नाटो के पास हथियार कहाँ जाते हैं, बेटा जो इसमें कंट्री है जैसे अमेरिका जैसे पावरफुल देश भी इसमें शामिल है, तो ये देश मिलकर के सारे अपना हथियार इकट्ठा करते हैं और ये मानते हैं कि किसी एक देश पर हमला होगा तो हम सब कर देंगे, ठीक है। तो दिक्कत, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल ठीक लिखा है राकेश कुमार जी, आपने बहुत शानदार लिखा है। नाटो ही कारण था रूस यूक्रेन वॉर। अनुराधा जी बहुत खूब लिखा है प्यारे बच्चे, वेरी गुड। इसके 4 अंग हैं। जैसे मैंने बोला था ना आपसे, यूएन के कितने अंग बताए थे मैंने आपको, बोलेंगे एक बार। तो यूएन के अंग जैसे मैंने आपको बताया था, महासभा होता है, सचिवालय होता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, प्रन्यास परिषद होता है, सुरक्षा परिषद होता है, तो 6 बताए थे। ऐसे ही नाटो के 4 अंग है। इसकी काउंसिल होती है, बैठक होती है, सब काउंसिल होती है, एक लेयर बना रखी है, प्रतिरक्षा कमेटी जो प्यारे बच्चे क्या डिफेंस के लिए हथियार वगैरह ये सारी चीजें इनको मैनेज करती है, और एक जो आर्मी है इनकी सेना है वो सैनिक समिति को कंट्रोल करती है। बहुत जरूरी बात नहीं है, तो क्या याद रखेंगे, सदस्य। इसके प्यारे बच्चे अध्यक्ष कौन है, मिस्टर जेम्स स्टोलेनबर्ग हैं, और इसका हेडक्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बहुत सही, बहुत ठीक आंसर आते हुए। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, क्या बोलोगे, सार्क आ गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की, ये 8 दिसंबर 1985 को हुई। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में है। कहाँ पर है, बांग्लादेश में। लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो सचिवालय था, इसका जो सचिवालय या मुख्यालय था वो 2 साल बाद बना है, 1985 में नहीं बना है। कब बना है, 1987 में। और याद करो प्यारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था यूएन का सचिवालय कितने साल बाद बना था, तो यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन उसका मुख्यालय मैनहट्टन, जो मैंने आपको बताया था मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में, कितने साल बाद बना था, तो आप कहेंगे भैया जी वो 7 साल बाद बना था। ऐसे ही ये कितने साल बाद बना है, ये 2 साल बाद शामिल हुआ। इसका सचिवालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। स्थापना कहाँ हुई है, ढाका में। इसमें सदस्य देश कितने हैं प्यारे बच्चे, 8 हैं। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कितने हैं, ये 8 हैं। इन 8 को हम कैसे याद करते हैं, MBBS पानी से। MBBS पूरी कर ली पानी पी के, MBBS पानी। M4 क्या है प्यारे बच्चे, इसमें मालदीव है, क्या बोलोगे, मालदीव है। और B4 क्या है, भूटान। B4 उधर लिखे हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं। B4 क्या है, बांग्लादेश है। S4 प्यारे बच्चे क्या है आपका, श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका है। P4 प्यारे बच्चे क्या है आपका, पाकिस्तान है तो ये ना पाकिस्तान वैसे, अफगानिस्तान। और बार बार पूछा जाता है अफगानिस्तान इसमें कब शामिल हुआ था, अफगानिस्तान इसमें प्यारे बच्चे 2007 में शामिल हुआ, ठीक है। नेपाल हो गया, क्या बोलेंगे, नेपाल हो गया आपका। और I4 क्या है, अपना देश भारत है, क्या है, I4 अपना देश भारत है, ठीक है। तो ये 8 देश हैं, क्या बोलोगे आप, 8 देश हैं। MBBS मालदीव हो गया, भूटान। अगर हम इनकी बात करें प्यारे बच्चे, भारत से इनकी स्थिति कहाँ पर है, देखो पाकिस्तान इधर है, अफगानिस्तान इधर है, नेपाल के बाद में तो भूटान हो गया, भूटान के बाद में कौन है आपका, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद में प्यारे बच्चे क्या हो गया आपका, इधर श्रीलंका हो गया, इधर मालदीव हो गया, और मालदीव के साथ में प्यारे बच्चे कौन हो गया आपका, एक देश और कौन सा बच गया हमारा, 3 4 7, एक अपना देश ही प्यारा भारत हो गया, ठीक है। तो ये 8 देश है। अब इनका लोगो देखो कैसे बनेगा, ऐसे लोगो बनाया हुआ है लगभग, यही शेप है ना लोगो की भी, देखो ये बना हुआ लोगो। तो ये आपके सारे देश इकट्ठे हैं, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, भैया मुझे सार्क के याद है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, याद है ना। पर्यवेक्षक देशों की संख्या, अभी SSC जेई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, SSC नहीं पूछा, सदस्य देश पूछेगा तो 8 कहेंगे। पर्यवेक्षक देश अभी बताया था ना, पर्यवेक्षक देश क्या होते हैं, जो बाहर से मदद करते हैं, इनके साथ तालमेल बनाया जाता है। सार्क कंट्रियों के लिए पर्यवेक्षक देश है, इनके साथ तालमेल बना करके रखो, देखना ध्यान से।
अब ये पर्यवेक्षक देशों में प्यारे बच्चे ना तो आपको 9 याद करने की आवश्यकता है, बाकी अगर हम बात करें इसमें ऑस्ट्रेलिया है, मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, याद मत करना, चाइना है, यूएसए है इसमें, यूरोपियन यूनियन है इसमें, ईरान, जापान, मॉरिशस है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी है, क्या बोलोगे, म्यांमार भी है, ठीक है, साउथ कोरिया भी है, दक्षिण कोरिया भी है। तो इस तरह से ये 9 पर्यवेक्षक देश इसमें है, आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संख्या याद कर, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, भैया पाकिस्तान को ना पाकिस्तान क्यों कहते हो आप? बेटा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो हमेशा, हमने हमेशा उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो दोस्ती के हाथ को हमेशा क्या पीछे खींच लेता है, वो एक दगाबाज देश की भूमिका निभाता है। पहला सम्मेलन क्या बोलोगे कहां पर हुआ? ये प्यारे बच्चे इसका जहां पर इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, यहीं पर हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम बात करें सार्क का दूसरा सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क का दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो दूसरा सम्मेलन हुआ था इसका भारत में। तो भारत में तो पहला हो गया वो, क्योंकि पहला ढाका में हुआ ओवरऑल। तो भारत में पहला सम्मेलन 1900 कहां हुआ? 86 बंगलुरु। बंगलुरु कौन से स्टेट में है प्यारे बच्चे? कर्नाटक में है, ठीक है। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? एसाला रूवेन वीराकून है। लेकिन इंपोर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चे, जब सार्क बना था तब उसके महासचिव कौन थे? ये भी इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, अबुल एहसान। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कभी कोई भारत के भी सार्क के अध्यक्ष रहे हैं, या कभी कोई भारत के महासचिव रहे हैं? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे, पहले भारतीय महासचिव थे सीलकांत शर्मा। क्या बोलेंगे? सीलकांत शर्मा। ये आपसे पूछने में कुछ डर लगता है, कहीं कोर्स ब्लॉक न करवा दे, नहीं ऐसे में मजाक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भी एक बार, कोई दिक्कत? चलो बोलेंगे भी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है रमन यादव, सार्क का गठन क्यों किया गया था? ये सार्क का प्यारे बच्चे ऐतिहासिक प्रश्न है। दरअसल में देखो, मैंने बोला ना ये सार्क कौन है, भारत के पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश है, मैंने पहले ही लिख दिया, उसका नाम आप पढ़ो, क्या बोलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सारे देश आपस में क्षेत्रीय सहयोग करें, तो आपको उसके नाम में ही वर्णित है, ठीक है। सार्क की उपलब्धियां क्या हैं? सार्क की उपलब्धियां क्या? एक बच्चा कह रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए, भैया जरा देखें। देखो यूरोपियन यूनियन, मैं समझ सकता हूं आपका क्या डाउट होगा इसमें। यूरोपियन यूनियन प्यारे बच्चे यहां पर लगा हुआ है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। तो इकोनॉमिक तरीके से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 की बैठक के बाद, रोम की संधि 1958 से। लेकिन अगर हम इसका आधुनिक स्वरूप देखें, अगर हम इसका आधुनिक स्वरूप देखें, एक बच्चे ने पूछा 1993 क्यों कहते हैं, तो इसका आधुनिक स्वरूप आपका प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1993 से प्रभावी है। किसका? यूरोपियन यूनियन का। अच्छा भैया क्या इसको पूछेगा? तो देखो, इसको विकल्प में नहीं देता और इसको विकल्प में देता है, जब आधुनिक पूछना चाहता है तो इसको नहीं देता। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। सार्क की उपलब्धियां क्या हैं? सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, क्या बोलेंगे, वह कौन सा संगठन है जिसने फ्री ट्रेड एरिया विकसित किया है? जैसे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया अभी श्रीलंका के हालात क्या हैं, कमजोर हैं। तो श्रीलंका से जो व्यापार भारत आता है, तो आप जानते हैं टैक्स लगता है, ट्रेड पर एक ट्रेड टैक्स लगता है। तो ये इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, एक फ्री ट्रेड एरिया विकसित कर रखा है कि हम इसको चीन, क्या बोलेंगे, इसको श्रीलंका को हम लोग मदद करें। ओके, चलो आगे। साप्टा आपके पढ़ने की चीज तो नहीं है, लेकिन जनरल एक नजर मांग ले। साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग, क्या बोलेंगे, साउथ साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं। ये क्या है? 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित, यानी कि व्यापार को क्या करने के लिए, पीक पर ले जाने के लिए, कि भाई आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करें सभी देश। तो इसके लिए क्या बनाया? साप्टा को बनाया गया था सार्क के द्वारा। ये सार्क की एक उपलब्धि है। सार्क विश्वविद्यालय, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय है कि सार्क कंट्रीज के जो देशों के प्यारे बच्चे आपस में मदद करें, अपने देश के बच्चों को, अपने देश के बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करें, तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी काम करती है, सार्क विश्वविद्यालय, जो दिशा निर्देश देती है। कहां पर है सार्क विश्वविद्यालय? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सार्क विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। क्या बोलेंगे? तो 2010 चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। एक कह रहा भैया क्या चाइना से सारे देश लड़ेंगे? ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है सर, आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, मैं घर जाके खाऊंगा क्लास के बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत? पाकिस्तान में क्या बनाया गया है? फूड बैंक, की वहां की किसी भी हालात के लिए कि खाने आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी खाने का हालात बिगड़ जाते हैं, तो फूड बैंक बनाया गया है सार्क कंट्रीज के लिए। और एक एनर्जी स्टोर बनाया गया, ऊर्जा भंडार, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थापित इसको किया गया है। दीपक कुशवाहा मेरे दोस्त, लव यू टू, कोई दिक्कत? आगे रखेंगे, क्या बोलेंगे? आसियान, एक आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अच्छा साउथ ईस्ट जानते हो? अभी मैंने बोला था दक्षिण, तो वो थे वो देश जो एशिया के दक्षिण में पड़ते हैं। रीजनिंग में जानते हो ना दिशाओं को, क्या बोलते हैं? ये नॉर्थ है प्यारे बच्चे, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है? ये वेस्ट है। तो एशिया के दक्षिण में पड़ने वाले देश तो सार्क हो गए, लेकिन दक्षिण पूर्व में पड़ने वाले देश क्या हो गए? वो आसियान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो कहाँ के हैं ये? साउथ ईस्ट के हैं, आसियान। क्या बोलते हैं? आसियान इसको हम कहते हैं, ठीक है? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1967 में। क्या बोलोगे? स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्या बोलोगे? इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कुल सदस्य जो इसकी स्थापना के समय थे, इनको बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ IMPST। क्या बोलते हैं? IMPST, इंपोर्टेंट स्टेट।
आई से क्या था आपका इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, एस से सिंगापुर सॉरी, टी से आपका फिलीपींस और टी से थाईलैंड। इंपोर्टेंट एस टी, ये शुरुआती है। तो मतलब 5 देशों ने मिलकर शुरू में आसियान को बनाया। रेट यू टू मेरे दोस्त हरजीत बावरी। मूल सदस्य स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। लेकिन वर्तमान में कितने देश है? 10। क्या भैया हमको 10 या ये 5 नाम याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी आवश्यकता है। सिर्फ सदस्य संख्या याद रख लेना। तो मैंने अभी क्या बोला, एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो, सार्क में सदस्य देश 8, लेकिन पर्यवेक्षक देश पूछो सार्क के तो आप कहेंगे 9। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। 8 अगस्त को हम हमेशा आसियान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। आदर्श वाक्य आपको इसका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक नजरिया, एक पहचान, एक समुदाय। और ये लिखे हुए हैं वो 10 देश, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और ये 10 के देश देश कौन से हैं? ये प्यारे बच्चे आपका ये भारत के पास वाले देश है मैक्सिमम। सिंगापुर, म्यांमार, लाओस, लाओस है ये। सीन 2 पे दिखा दो ताकि इन्हें साफ दिख जाए ये वाला कलर। कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित ठाकुर, हाँ हाँ, घर पास में ही है भैया, 2 किलोमीटर दूर है घर। अब गाँव नहीं जाता मैं। चलो आ जाओ, तुम गाँव नहीं जाने देते। मुझे करंट कब तक रेडी करा बेटा? अगर आपने मेरी क्लास देखी है सारी, तो मैं एसएससी के लिए आपको, जीडी की परीक्षा के लिए पहले ही जो चीज़ें आपको जिस तरह से पढ़ना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मैं क्लास में आपको गाइड कर चुका हूँ पहले ही। शायद आप क्लासेज रेगुलर नहीं रहे हैं, और आप रेगुलर नहीं रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे ये आपकी एक कमी रही है। बाकी मैं क्लासेज में कैसे लंबे समय तक याद रखें, कैसे याद रखें, परीक्षा में कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कैसे कैसे परीक्षा के प्रश्नों का स्तर हो सकता है, इस सब के लिए जो बच्चे इस बात को जानते हैं वो थम्स अप करें। ऐसे आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ये देश कौन से हैं? भारत में जानते हैं ना, बंगाल की खाड़ी किधर है? तो इधर तो अरब सागर है आपका प्यारे बच्चे, और इधर क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल के जितने भी देश हैं बंगाल की खाड़ी के पास वाले, वो बिम्स्टेक में हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिए, बहुत पूछा गया बहुत परीक्षाओं में। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे हिंदी में? बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। क्या बोलेंगे? आर्थिक सहयोग, पहले नहीं आएगा। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ, उसमें घोषणा हुई। और कभी भी बोलेंगे ना घोषणा, तो घोषणा का नाम आता है स्थल से कि इस जगह पर मीटिंग हुई थी। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि गाइड किया गया है। चलो, कोई दिक्कत? अच्छा, आरंभ में इसमें 4 सदस्य देश थे। 4 सदस्य देश थे जिनको बोलते थे बिस्ट। क्या बोलते थे? BISTEC। बिस्ट का क्या मतलब था इसमें प्यारे बच्चे? आपका अगर हम बात करें तो B फॉर बांग्लादेश था, I फॉर इंडिया था, S फॉर श्रीलंका था, और T फॉर थाईलैंड था। इसी का क्या मतलब था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो पहले इसमें कितने देश थे? पहले इसमें प्यारे बच्चे 4 देश थे। कितने देश थे इसमें? 4 देश थे। आसू सिंह, बहुत सारा प्यार। तो ये 4 देश प्यारे बच्चे बढ़े आपका। और आज कितने सदस्य देश हैं इसमें? इसमें 7 सदस्य देश हैं, और इसका मुख्यालय ढाका में है। सार्क का कहाँ बताया था मुख्यालय? एक बार बोले तो आप कहेंगे काठमांडू में भी आपने बताया। कहाँ? काठमांडू में। आसियान का बताया मैंने आपको, जकार्ता। और ऐसे ही आपका मैं बता रहा हूँ कि आपको ढाका में किसका है? बिम्स्टेक का। देखो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक। एमबीबीएस में बी फॉर भूटान था, क्या बोलोगे? भूटान। और बी फॉर इसमें क्या है आपका? बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश है, भूटान और बांग्लादेश। आई फोर क्या है? भारत है। एम फोर म्यांमार है। और देखो एम में ही क्या बना होता है? एन। एन फोर नेपाल भी है। एस फोर श्रीलंका है। और टी फोर थाईलैंड है। और ई फोर प्यारे बच्चे क्या है? बिम्स्टेक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। तो ये सारे देश आपस में एक समूह बना रखा है जो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। विकास बाबा साहेब टिडके। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव तेंजिंग लेकफेल हैं। देखो ध्यान से देखेंगे प्लीज। क्या बोलेंगे? आज फिर से एक बार मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के एंड में आप मुझे बता देना आपको जीएस के लिए क्या करना चाहिए। देखो मैं यूट्यूब पे प्यारे बच्चे अलग से इसके लिए वीडियो लाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, और मैं आप लोगों को यहीं पर गाइड करूँगा। एक बच्चा लिख रहा है जो वीडियो पे लेके आया अलग से, मुझे लगता है आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने देखा भी होगा मुझे, मैं ऐसे मतलब बच्चा आया तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूँ, इन सब चीज़ों से मैं बचता हूँ। और मुझे लगता है बच्चे का समय एक नियत समय है, वो फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे समय को आप खर्च करके भी बच्चे कई बार सफल नहीं हो पाते। देखो ध्यान से, ये सीन 2 पे दिखाना है एक बार बच्चों को। देखो बिम्स्टेक के प्यारे बच्चे अब तक 5 सम्मेलन हुए हैं, और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। एक बार अगर आप देख पा रहे हो तो देखेंगे। इसमें भैया हमें कौन सा याद रख लेना है? तो इसका 5वां सम्मेलन क्योंकि हाल ही में हुआ है 30 मार्च 2022 को। कहां पर हुआ था? श्रीलंका के कोलंबो में। देख पा रहे हैं बच्चे? नहीं देख पा रहे हैं तो लिख लेना। कब हुआ? 30 मार्च 2022 को श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल मीटिंग से ही हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 5वां सम्मेलन बिम्स्टेक का आपको याद रखना है। ऐसे ही आता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको बोलते हैं ADB, एशियाई देशों के विकास के लिए। लेकिन इसमें सारे एशियाई देश नहीं है, और यहीं से एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है। इसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीराम जी, समझ रहे हैं? इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब एडीबी के पास 68 सदस्य देश हैं। तो एडीबी में कितने सदस्य देश हैं ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। 1966 में स्थापना हुई, सदस्य देश इसमें 68 है। लेकिन एशिया के कितने हैं? देखो है तो एशिया के विकास के लिए। तो ये बैंक क्या काम करेगा? बैंक तो पैसा देगा।
पैसा देगा, पैसे के बदले इंटरेस्ट लेगा। ठीक है भैया, क्या क्या पूछ रहे हैं, दिखाएंगे एक बार। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या? देखो इंडोनेशिया में अभी तक क्या, पहले जब इसकी स्थापना हुई तब तक जकार्ता थी, अभी तो नुसंतारा है आपकी। वो कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर तो जकार्ता में ही है, जो पहले इंडोनेशिया की स्थापना के समय राजधानी हुआ करती थी। आगे आएंगे। पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य क्या हैं? बाहरी हैं, बाहरी सदस्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसद सुगुहु असकावा है। और इंपॉर्टेंट है इसके उपाध्यक्ष, क्योंकि एक भारतीय है, अशोक लवासा। क्या बोलोगे? अशोक लवासा है, बोलेंगे भी फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार बोलेंगे सारे बच्चे। अब न्यू संतारा है, न्यू संतरा नहीं है। न्यू संतरा नहीं है भैया, न्यू संतारा इंडोनेशिया की राजधानी। आगे आएंगे। राष्ट्रमंडल देशों पर आते हैं। कॉमनवेल्थ, आपने कभी सुना है प्यारे बच्चे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में? सुनते होंगे जब आप लोग पढ़ते हैं, अभी हाल ही में हुए भी थे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल देश कौन से देश हैं, एक लोगो है। राष्ट्रमंडल देशों की बात करें प्यारे बच्चे, वो सभी देश जिन पर ब्रिटेन ने क्या किया है? रूल किया है, शासन किया है। तो 1926 में बाल्फोर घोषणा हुई लंदन के पास में। तो क्या बोला गया कि हम लोग कॉमनवेल्थ बनाएंगे, राष्ट्रमंडल बनाएंगे। और लेकिन स्थापना कब हुई है इसकी? वेस्टमिंस्टर संधि हुई 11 दिसंबर 1931 को। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमने तो सुना है पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे। हालांकि मैं आपको गेम्स कल शुरू करने वाले हैं, हम गेम्स, तो गेम्स में हम पढ़ेंगे इस बात को कि राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1930 में कैसे हो गई, जब राष्ट्रमंडल ही 1931 में बना है। तो बाल्फोर घोषणा से हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पहले से तैयार था। ठीक है जी, आगे आएंगे। हेडक्वार्टर क्या है प्यारे बच्चे इसका? हेडक्वार्टर है लंदन में। क्या बोलोगे? हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। और सदस्य देश इसके कितने? भाई ब्रिटेन ने राज किया तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ही होगा। ठीक है, सुशील कुमार कह रहे रिकॉर्ड क्लास है ये, तो उससे क्या अंतर होता है? लाइव क्लास में क्या मैं आपको डांस करके दिखाता हूँ? अगर रिकॉर्डेड क्लास भी है तो आपके लिए कंटेंट महत्वपूर्ण है, ना कि मैं आपका नाम लूं और आपके नाम लेकर आपको ये बताता रहूं कि लाइव क्लास है। वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है। कह रहे हैं कि जी रिकॉर्डेड क्लास है। 54वां देश कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मालदीव है। बेटा फिर तुम यहीं रह जाओगे, फिर तुम इस पे फोकस किया करो बोर्ड पे, बाकी सब चीजों पर नहीं। बोलते हैं, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी राजा रानी की, भगवान जी की, वो मैंने इसलिए नहीं सुनाई कि आप उसको सुन के भूल जाओ। मैंने बोला था जब पढ़ो तो उसी कहानी को सामने रख के पढ़ना और परिवर्तन देखना अपने अंदर। जहां बैठे हो ना वहां सामने से 3 चीजें लिख दो: राजा, रानी, भगवान, पर्वत, सोना, चांदी। याद है वो भंडार वाली कहानी? तो आप भटकते जो हो ना इधर उधर, तो आपको वो सामने रहेगा तो याद आएगा, भटकना नहीं है। तो आपकी जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम जैसे व्यक्तियों को भी प्यारे बच्चे कांटों भरे मार्ग पर चलना पड़ा। तो संघर्ष जीवन का एक पथ है, और संघर्ष से ही प्यारे बच्चे आपके सारे रास्ते तय होते हैं। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम अपने महल में नहीं बने, वो पुरुषोत्तम बने कब? आपका उस 14 वर्ष की यात्रा में। जो उनका 14 वर्ष की यात्रा, उससे उस यात्रा ने उनको उत्तम बनाया। तो आपकी जो तैयारी है, आपका जो संघर्ष है, यही आपको बनाएगा। ठीक है। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 24 मई को। आप कहेंगे स्थापना 11 दिसंबर को, फिर 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस क्यों? क्योंकि महारानी का जन्मदिन था। महारानी क्या बोलोगे? विक्टोरिया का जन्मदिन है 24 मई को, इसलिए कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। ओपेक, ओपेक कौन से देश हैं प्यारे बच्चे? ऑयल एंड, क्या बोलोगे? ऑयल एक्सपोर्टिंग करने वाले कंट्रीज हैं। ये क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ऑयल को, ऑयल से बोले तो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर भेजना। तो भारत भी अपना तेल मंगाता है, रूस से बहुत सारा तेल हम मंगाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 बगदाद सम्मेलन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी प्यारे बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना, उसके सदस्य देश और उसका हेडक्वार्टर कभी मत भूलना, बाकी चाहे आप सब कुछ भूल। ठीक है, दिक्कत? वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसके? 14। कई जगह भी ये 13 लिखा हुआ है, जो कि एकदम गलत है। कई जगह क्या बोलेंगे 15 लिखा हुआ है, वो गलत है। वर्तमान में सदस्य देश इसके प्यारे बच्चे 14 हैं। ये 14 नाम भी याद करने मत बैठ जाना। ठीक है भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है यार। तो बच्चा शिक्षा से जुड़ गया। देखो सभी के अंदर परिवर्तन धीरे धीरे आता है। मैं आप लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि आप एकदम से परफेक्ट तरीके से बिहेव करें, आप एकदम परफेक्ट तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं, मुझे पता है आप अपनी शुरुआती दौर में हो, आप सीख जाओगे। आज मुझ में भी सुधार की गुंजाइश है, आपके अंदर भी है, दुनिया में हर किसी के अंदर होती है, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन बात है कि सुधार हम कर रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण। तो भैंस के आगे भी नहीं बजाना का अर्थ है ये है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हैं, हमसे भरोसा करके जुड़े हैं, और आपका जो भरोसा है वो तो मैं कहूँगा कि आपको सारी चीज़ें फुलफिल होंगी, लेकिन आप बहुत ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, कि भारत सरकार आपको आपकी पूरी ज़िंदगी पैसे दे, क्या सच में सोचना आप लोग कि आप सच में उस ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, या आप सिर्फ आप ही का सिलेक्शन हो इस बात के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? तो ईरान है, इराक है, ये वो देश है इनके पास तेल के कुएँ हैं। सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गैबोन है, कांगो है, गिनी है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है। तो 14 देश हैं। ठीक है भैया जी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग है? हाँ जी। बिल्कुल अलग है। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है और ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का देश। कोई दिक्कत? ब्रिक्स की बात करते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चे कई जगह पर लिखा हुआ होता है 2009। तो ये 2009 क्यों लिखा होता है? क्योंकि 2009 में एक घोषणा होती है कि साउथ अफ्रीका इसमें आएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ 2010 में। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है भैया? B4 क्या है इसमें? ब्राजील है। क्या बोलोगे? B4 इसमें ब्राजील है। R4 प्यारे बच्चे इसमें रूस है। I4 अपना प्यारा देश इंडिया अर्थात भारत है। C4 क्या है? चीन है। क्या बोलेंगे? C4 चीन है। और S4 कौन है? आपका साउथ अफ्रीका है। क्या बोलोगे? साउथ अफ्रीका है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी उनसे पूछा जाए ना, क्या सब आज भी उनसे पूछा जाए ना कि भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो इंडिया बता देंगे।
है ऐसा या नहीं है? दरअसल में भारत को अंग्रेजी में इंडिया नहीं कहते, भारत का नाम ही इंडिया अर्थात भारत है। उसको दोनों नामों से जाना जाता है, उसका कन्वर्जन नहीं है। बोलेंगे? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर जी पहले सिकंदर भारत आया था या वास्को डी गामा? वाह मेरे बेटे, वेरी गुड। ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। ब्रिक्स बैंक देशों ने अपना एक बैंक बनाया हुआ है। यार बच्चे आप एक बात से सोचो, वास्को डी गामा और सिकंदर के आने में 1800 सालों का अंतर है। 1800 सालों का गैप है। कोई 1-2 साल का अंतर होता तो मैं मान लेता आपका कन्फ्यूजन है। नाम तो मैंने आपका तभी भी नहीं लिया, बहुत सारे बच्चे अपना नाम लेने के लिए ये सब लिखते हैं। रियल चीज़ें लिखा करो, दिल से आती है। डाउट है तो दिल से लिखो, कोई शब्द है तो दिल से लिखो। एक बार दिल से काम करना शुरू करोगे सब बढ़िया होगा। इनका बैंक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और हेडक्वार्टर है इसका प्यारे बच्चे संघाई चाइना में। क्या बोलोगे? इसका संघाई चाइना में क्या है? हेडक्वार्टर है। जो ब्रिक्स है उसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 का क्या मतलब है भैया? देखो, इसमें 5 देश हैं, पांचों की करेंसी आप ध्यान से देखें। पांचों की करेंसी रियाल, रूबल, रूपी, रेनमिनबी और आपका रैंड हो गई। सबकी करेंसी किससे शुरू हो रही है? आर से। चाइना की क्या है? रेनमिनबी है। चाइना की बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पहले मुद्रा, तो पहले थी युआन। अभी चाइना 2 करेंसी अपनी लेकर के आया मार्केट में। तो एक कागजी मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ नोट चलता है ना, तो एक कागजी मुद्रा उनकी रेनमिनबी है और जो डिजिटल करेंसी है उनकी डीसीईपी है। ठीक है? तो सबकी करेंसी आर से शुरू होती है। आर, 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 आर और आपका आर। क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको बोलते हैं आर। कितनी बार आ गया? 5 बार। R5 इसको हम कहते हैं। ठीक है? ब्रिक्स सम्मेलन 2022 प्यारे बच्चे कहाँ हुआ? आपका चाइना में हुआ। क्या बोलोगे? ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ है? चाइना में हुआ है। ये कह रहा है सर जी पाइरेक्स का क्या मतलब है? इस तो ब्रिक्स भी देख के भी नहीं लिखा जा रहा। देखो ये लिख दिया इसने इसको। बेटा सीखना, प्रोसेस शुरू करो सीखने का। ठीक है? आगे आएंगे, आराम से लिखेंगे। तो विपिन कुमार जी सर दिल से लिख रहा हूँ। ठीक है भैया। चलो भाई ऊपर दिखाएंगे क्या कह रहे हैं ब्रिटेन के। एक टाइम था जब ब्रिटेन ने हमारे देश पर राज किया और हमारे देश का नागरिक ही उसे चला रहा। ओहो। वेरी गुड। चलो सर जी मेरे सिर में दर्द होता है कि तुम रोजगार वाले जीके कहाँ से लाते हो, हम पर हिलती ही नहीं है। मुख्य परीक्षा में बैठोगे तब पता चलेगा। रोजगार वालों से कह तो पा रहे हो, कहाँ से सेट बना रहे एसएससी वालों से पूछना। और एक बार पूछना तुम्हारी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। अरे जी आप जीएस कहाँ से लाते हैं? एसएससी की जीएस ही ऐसी आती है। वो जीएस आनी बंद होगी प्यारे बच्चे, गांधी जी का जन्म कब हुआ। जिस बच्चे ने दिल लगा के इस जीएस के लिए सारी क्लासेस बहुत अच्छे से की होंगी, बेसिक जिसके तैयार होंगे, 3 बजे का प्रैक्टिस सेट जिसने किया होगा और जो पहले से जुड़ा उससे 28 जो उससे भी पहले से जुड़ा हुआ, वो ही परीक्षा में प्रश्नों को टैकल कर पाए। ठीक है? हाँ, तेल के कुएं की पुष्टि जगह-जगह पर होती रहती है प्यारे बच्चे। अब आते हैं हम यूनेस्को पर। यूनेस्को इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना हुई है प्यारे बच्चे 16 नवंबर 1945 को और भारत इसका सदस्य बना 1940 में। इतनी चीजें। ठीक है? अगली बात क्या आती है आपका? इसके सदस्य देश कितने हैं? 195 हैं और 11 हैं इसके एसोसिएट सदस्य। मुख्य सदस्य नहीं है, बाहरी सदस्य इनको हम कहेंगे। क्या है ये? बाहरी सदस्य हैं। तो 195 क्या है इसके? मुख्य हो गए। और इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे पूरी दुनिया में, जैसे हम बोलते हैं एसएससी ने एक ही बार क्वेश्चन पूछ लिया, पूरी दुनिया में कितने देश हैं? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया 195 हैं, कोई बोलता है 206 हैं, तो 212 तक एसएससी ने इसका उत्तर सही माना। ठीक है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे बच्चे? पेरिस में है। इजराइल, अमेरिका, लिंकेस्टीन यूनेस्को के सदस्य नहीं है। क्यों भैया इन तीनों को आपने क्यों लिख रखा है? क्योंकि प्यारे बच्चे अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो यूनेस्को का सदस्य नहीं है? एक तो इजराइल, एक अमेरिका और लिंकेस्टीन, ये तीनों के तीनों क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तीनों के तीनों प्यारे बच्चे यूनेस्को के सदस्य नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आएंगे। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले है। भैया एक बच्चा कह रहा भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं बनता? बेटा आप लोग विदेश नीति पे बात करना चाह रहे हो। और विदेश नीति पे बात करना चाहते हो और आपकी समझ इतनी है कि आप विदेश नीति को समझ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये प्रश्न नहीं करते हैं। और आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं समझूंगा आप अबोध बच्चे हैं। अभी अबोध बच्चे हैं तो मुझे समझाने के लिए उसके लिए काफी समय चाहिए। क्योंकि अगर हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे, शॉर्ट में समझो तो हम अमेरिका के साथ हो गए। कभी रूस से युद्ध हुआ तो हमको अमेरिका के साथ रूस से लड़ना पड़ेगा, तो हम नाटो में क्यों जाएं? छोटी सी बात है, बाकी इसका पीछे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे अंजोले हैं। कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है आपका कौन? यूनेस्को। कौन प्रदान करती है? यूनेस्को कलिंग प्रदान करती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पूछा जाता है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है? आपका यूनेस्को प्रदान करती है। ये बात याद रख लेना। और कब दिया जाता है? ये 10 नवंबर को। 10 नवंबर को होता है विश्व विज्ञान दिवस। तो विश्व विज्ञान दिवस, तो जो वैज्ञानिक प्रतिभा के लोग हैं या उस तरह की प्रतिभा को निखारने वाले लोग हैं, उस दिन मिलता है 10 दिसंबर को। और जो हमारे प्यारे बच्चे उड़ीसा के थे ना, उड़ीसा के सीएम बीजू पटनायक, इन्होंने यूनेस्को को बहुत सारा फंड दिया था और बोले कि ये कलिंग पुरस्कार आप शुरू करो। तो बीजू पटनायक जी की मदद से, जो उड़ीसा के भूतपूर्व सीएम थे, इनकी मदद से तैयार हुआ कलिंग पुरस्कार। और पहले भारतीय कौन बने थे इस कलिंग पुरस्कार को जीतने वाले? पहले भारतीय थे भारतीय बच्चे कौन? जगजीत सिंह जी थे। 1963 में मिला था इनको। क्या बोलोगे? 1963 में जगजीत सिंह जी को मिला था आपका कलिंग पुरस्कार। ये हमेशा याद। ठीक है? बहुत बढ़िया। भैया करेंसी और कैपिटल आप कराएंगे? नहीं प्यारे बच्चे, मैं स्टैटिक जीके में वो नहीं कराता हूँ कभी भी, करेंसी एंड कैपिटल।
उससे ना तो प्यारे बच्चे, अगर पूछा भी जाता है क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है और वो छठी क्लास की चीज़ें हैं। अब तुमको मैं राजधानी याद कराने लगा, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे राज्यों की राजधानी याद करा दो जी, मुद्रा याद करा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिलीप यादव जी एकदम सही लिख रहे हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा चयनित किए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूरी दुनिया में प्यारे बच्चे जो सांस्कृतिक जगह हैं, सांस्कृतिक जैसे कि कुछ मंदिर हो गया, या पूछे तो कोई ऐसी प्राचीन कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसको बचाए रखना जरूरी है, जो बताएगा पहले स्ट्रक्चर ऐसे हुआ करते थे। याद है आपको मैंने बताया था ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, जरा बोले कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको बताया था लाल किला वो धरोहर है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा है, तो वो स्ट्रक्चर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर आपका राजस्थान के इतने बड़े किले हैं, कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, आमेर का किला है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। तो यूनेस्को क्या करता है प्यारे बच्चे, विश्व विरासत के स्थलों को चुनता है। पूरी दुनिया में 1154 स्थल हैं, ये जुलाई 2021 तक का डेटा है, ठीक है। और सर्वाधिक स्थल किस देश के हैं, ये इटली के हैं आपका 58, इसके बाद चाइना का स्थान आता है 55 के साथ में। दिक्कत आगे आगे क्या बोलोगे, इससे आगे आते हैं प्यारे बच्चे। अब इसको सीन 2 पे दिखाना है एक बार। यूनेस्को के भारत के 40 स्थल कौन से हैं, और बहुत सारे बच्चों का एकदम ठीक आया 1983, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन में 1983 लिख रहे हैं, कोई 1877 लिख रहा है। तो मैं कहता हूँ ना, हमेशा कंपटीशन ज्यादा नहीं है, आप बस फोकस से पढ़ते रहो, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। कोई लिख रहा है 1974 लिख रहा है, कोई बताओ 83 में पहला बना, तो इनको पहला याद नहीं है अभी आज के बाद याद रखना है, पर पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर तुम लिखते कि वो गलत उत्तर, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं लिखना चाहिए तुमको देख पा रहे हैं, एक बार थम्स अप करके बताएं। तो 1983 से तो शामिल होने शुरू हुए हैं, और यूनेस्को में कितने स्थल हैं प्यारे बच्चे, पहली बात पूछे तो 40 स्थल हैं। ताजमहल, क्या बोलोगे, ताजमहल, आगरा का किला, ये चारों के चारों 1983 के हैं, 1983 में इनकी शुरुआत हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर, और साथ में महाबलीपुरम के स्मारक, बहुत क्वेश्चन पूछता है महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। काजीरंगा आप जानते हैं, मानस कहाँ का है, असम का, ये प्यारे बच्चे दोनों के दोनों 1985 के हैं। केवलादेव राजस्थान का है, और हम्पी के स्मारक कहाँ के हैं, बहुत पूछेगा हम्पी के स्मारक कहाँ है, कर्नाटक में, ये 1986 का है। खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो के टेम्पल्स हैं, स्मारक हैं एमपी में, क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश में, बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क करके रखना खजुराहो, 1986 के हैं। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, ये कहाँ है, आगरा में, उत्तर प्रदेश, 1986 में है। गोवा के गिरजाघर का कॉन्वेंट गोवा में। एलिफेंटा की गुफाएं कब आपका यूनेस्को में शामिल हुई, 1987 में। साथ में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ये क्या बोलोगे, पट्टा दकल, पेटेटेआ ऐसे लिखना, पेटेटेआ, फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, हम पट्टा का क्या बोलते हैं, पट्टा दकल बोलते हैं। बहुत पूछता है पट्टा दकल के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में है, तो 1987 के हैं ये सब, क्या बोलोगे, 1987 के। नंदा देवी और फूलों की घाटी, चोल मंदिर हो गया, तमिलनाडु और उत्तराखंड के, 1987-88 के। सांची के बौद्ध स्तूप, हुमायूं का मकबरा बहुत पूछा जाता है, कब, 1993 में। कुतुब मीनार कब शामिल हुई, 1993 में, तो दिल्ली के। भारतीय पर्वतीय रेलवे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का प्यारे बच्चे, 1999 में। बोध गया, जहां प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, बोध गया कितना प्रसिद्ध स्थान है बिहार का, 2002 में। भीमबेटका की गुफाएं जरूर याद रख लेना, ये मध्य प्रदेश में, 2003 में, तो बताया मैंने खजुराहो और आपका प्यारे बच्चे कौन, मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये 2004 में। चंपारण उद्यान, क्या बोलोगे, चंपारण उद्यान कहां पर है, ये गुजरात में है, 2004 में, ठीक है, 2004 में। लाल किला, भैया नेशनल पार्क करवाएंगे, हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। लाल किला, बाकी सब कुछ करेंगे। लाल किला कब, 2007 में प्यारे बच्चे। जंतर मंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे, राजस्थान वाला, 2010 में। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक का जो घाट है, ये जानते हो ना, ये पश्चिमी घाट, ये कब का है, 2012 का। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तो शायद मैंने ये आपको एक बार बताया भी था कि राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं प्यारे बच्चे, इसमें कौन कौन से हमारे किले आते हैं, तो इसमें एक तो आता है, अच्छा एक बार देखना बिगर सिंटू का दिख रहा है क्या, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग में क्या बोलेंगे, चित्तौड़गढ़ का किला, किसका गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, ये हो गया आपका। कुंभलगढ़, मैंने बोला था चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार है, क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था। कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, रणथंबोर हो गया, क्या हो गया, रणथंबोर हो गया। गागरोन का किला हो गया, इसमें किसका, गागरोन का किला हो गया, गागरोन दुर्ग हो गया। आमेर का दुर्ग हो गया, किसका, आमेर का दुर्ग हो गया। गोल्डन, जिसको हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, गोल्डन दुर्ग भी बोलते हैं, जैसलमेर हो गया, जो मैंने फोटो भी आपको दिखाया था कि सूर्य की तरह चमकता है। तो ये 6 जो किले हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, क्या बोलते हैं, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं, ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर है, गुजरात में, बहुत महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय प्यारे बच्चे बिहार का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इतिहास में आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ठीक है, ये आप सारे नाम अगर हम बात करेंगे तो हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तब भी आएंगे, ठीक है। क्या बोलोगे, यहां पर आता है प्यारे बच्चे आपका, क्या बोलोगे, ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प हो गया। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर हो गया। मुंबई के विक्टोरियन हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये बाकी के 3, कि जयपुर शहर हो गया आपका, और प्यारे बच्चे रामापा मंदिर कहाँ का, तेलंगाना में, ये 39वां यूनेस्को स्थल बना था। और धौलावीरा जो आपने पढ़ा था हड़प्पा में, ये 40वां स्थल बना था, कहाँ का, गुजरात का। तो दिक्कत भैया, मिलान सीरीज जब चलेगी तो प्रैक्टिस सेट बंद हो जाएंगे, हाँ जी, मिलान सीरीज के समय सिर्फ मिलान सीरीज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। रिवीजन क्या करें प्यारे बच्चे, अभिषेक सोनी, भैया जी मैं भीमबेटका की गुफाओं में बैठकर क्लास कर रहा हूँ, अच्छा चलो वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे प्यारे बच्चे, आगे ऐसे ही जैसे यूनेस्को साइट है, ऐसे ही हमारा बनता है प्यारे बच्चे क्या, रामसर साइट से, जिनको हम राम स्थल भी बोलते हैं। और आर्द्र भूमि जानते हो, आर्द्र मतलब होता है क्या, गीला, नमी, वेट,
तो ऐसे स्थल जो क्या है, आर्द्र भूमि है। क्या है? आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर कहाँ है? ईरान में। ईरान में इसका सम्मेलन हुआ प्यारे बच्चे। लेकिन रामसर संधि कब हुई थी? 1975 में लागू हुई। भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत कब शामिल हुआ रामसर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 2 फरवरी। 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को प्यारे बच्चे हम क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं। तो जितनी भी दुनिया में मान के चलो झीलें हैं, बड़े जैसे तालाब के पास नमी होती है या नहीं होती? जितनी भी झील हैं, उन झीलों के पास में प्यारे बच्चे, उन झीलों के पास में जो नमी आ गई है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे स्थलों को रामसर साइट के तहत क्या है कि इनको सुरक्षित रखा जाए। अभी अगर हम बात करें, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हुए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारा प्यारे बच्चे क्या आएगा, स्वतंत्रता दिवस आएगा, उस 15 अगस्त तक हमको रामसर साइट कितनी करनी है? 75, और उन्होंने कर ली थी। ठीक है? तो भारत की सबसे पहली रामसर साइट, अब 75 याद करने मत बैठ जाना, कभी होशियार बनो। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है? वो चिल्का झील है, उड़ीसा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75, और इस बार किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये सारी रामसर साइट का क्षेत्रफल है, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? वो सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल का। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो नदियां जब गिरती हैं तो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है? ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो यही सुंदरबन है जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है? किसके लिए जाना जाता है? आपका शेरों के लिए जाना जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे भी आपका आगे नेशनल पार्क में। तो बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? वो सुंदरबन है। ठीक है? आगे आएंगे। क्या मैंने बोला? पहली बोले तो चिल्का, कुल बोले तो 75। बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन है। रामसर संधि 1975, भारत शामिल हुआ 1982 में। 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ, इसीलिए हम इसको आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं। ठीक है? सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। पूछे रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में 14 है, और उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे कितना है? उत्तर प्रदेश में 10 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे रामसर साइट से। उन 75 में से क्या आपको पढ़ना है, वो महत्वपूर्ण है। 75वां रामसर स्थल कौन सा बना? ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पूछता है 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर, ऐसे ही पूछेगा आपसे। क्या बोलेंगे? जैसे 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर बना है आपका यूपी का। 75वां रामसर स्थल है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। ठीक है? देखो 2022 से पहले भारत में कितने थे आपका, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो 75 नहीं थे, इनको बढ़ाया गया है। आप देखते होंगे 49 भी आपने याद किए होंगे, फिर 54 ये हो गए थे, तो ऐसे बढ़ते रहे। क्या बोलोगे? नोट है, 2022 में अभी तक कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। ठीक है? वर्ष 2012-13 में भारत ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। यानी आर्द्र भूमि क्या, जितने भी वेटलैंड्स थे, जितनी भी झीलें थी, उनके पास का जो एरिया था, उसको कंजर्वेशन का, उसको संरक्षण का काम किया था। हर्षगिल टू मच, थैंक यू मेरे दोस्त। इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। तो बड़ा हो गया चिल्का, छोटा हो गया प्यार नहीं, सबसे पहला हो गया कौन सा आपका? चिल्का। अगर बड़ा पूछे तो बड़ा स्थल कौन सा मैंने आपको बताया? जैसे छोटा रेणुका है, तो बड़ा रामसर स्थल आप कहेंगे भैया सुंदरवन, आपने बताया है। ये रिसेंट का है, पहला चिल्का, 75वां सालबुग है। क्या बोलोगे? सालबुग है। चलो भाई। सर जी, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बोलिए। बेटा इतिहास की क्लास देखो, वहां मैंने आपको ये बताया हुआ है, वहां ये मैंने आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत? चलो भाई। मुझे मेरा स्कोर कम आ रहा है, मैं क्या करूँ? बेटा सिर पे खड़ा होना होगा आपको इसके लिए। क्या करोगे स्कोर कम आया? मेहनत करो, सारी चीजें जहां पर कमजोर हो वहां बढ़ाओ, और नहीं कमजोर हो, लगता है बिल्कुल कमजोर हो, तो तुक्का मारने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ोगे, सिलेक्शन ऐसी जीडी मिलूंगा। अगर स्कोर ही 30 आ रहा है, तो 32 आ रहा है, तो कोई झूठी उम्मीद आपको दिखाए तो उसमें रहना मत। दर बदर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलो। ऐसा नहीं है कि अभी सोच रहे हो कि मेरा स्कोर 30 आ रहा है तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, फिर आपकी तैयारी की शुरुआत है। आपको बहुत मेहनत इसके लिए करनी होगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है? ऐसे ही प्यारे बच्चे, हम G7 की बात करते हैं, तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में, और इसी क्लास को हम यहाँ से कल शुरू करें। ओके? तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। लास्ट के टाइम पर एक बच्चे ने सही बताया, क्या कह रहे हैं कि भैया आपने बोला था लास्ट के 2 मिनट में बता देंगे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्यारे बच्चे, अगर ओवरऑल जीएस की बात मैं आपसे करूँ, तो मैंने आपसे पहले कहा कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, शायद 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? वो देखो वेरी कर सकता है 1 और 3। अगर मैं पूछूँ आपसे जियोग्राफी के जो क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे, जियोग्राफी के क्वेश्चन 2 आएंगे। इकोनॉमिक्स के अगर बात करूँ मैं आपसे, सबसे टफ क्वेश्चन जो पूछता है आपका, अगर पूछे किसकी, एसएससी की बात करें, इकोनॉमिक्स, और प्यारे बच्चे आपका किससे? इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा पार्ट जो आपका रहेगा जीएस के लिए, वो स्टैटिक जीके रहेगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका 5 क्वेश्चन से लेकर के और ये 7 क्वेश्चन तक आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसी में प्यारे बच्चे आपका कौन सा? करंट अफेयर्स की। जैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है 20 क्वेश्चन में आपका लगभग 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। क्या पूछेंगे? 6 2 8 और 8 5 13। अब कौन सा हमारा सब्जेक्ट बच गया इसमें? बाकी हमारा साइंस बच जाता है प्यारे बच्चे, साइंस एंड टेक बच जाता है, कंप्यूटर वाला बच जाता है, और अदर जो कहीं से भी एसएससी क्वेश्चन उठा लेता है, ये 4 से 5 क्वेश्चन इस सारे सिलेबस से आएंगे। ये इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी करते रहें। ठीक है? तो ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।